जी, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड अदर लेक्चर ऑन ऑपरेशंस रिसर्च। आज के लेक्चर में हम लोग जो है डीजनरेसी को डिस्कस करेंगे इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन, एक तो डीजनरेसी आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एग्जिस्ट करती है। अगर किसी प्रॉब्लम में डीजनरेसी आ जाए तो वो किस तरह से बेसिकली आती कैसे है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसको रिमूव कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने आज के प्रॉब्लम में एक बैलेंस प्रॉब्लम पढ़े थे और दूसरे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो बैलेंस प्रॉब्लम नहीं हो उसको करना भी सीखेंगे। किस तरह से अगर प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस नहीं है तो हम उसको किस तरह से बैलेंस करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। या अगर इन केस के ऐसा तो नहीं होता कि ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एग्जांपल आपने ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम भी आपके पास हो तो उसको भी अल्टरनेटिवली हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट लेते हैं डीजनरेसी से। तो डीजनरेसी का जो कॉन्सेप्ट है, एज वी नो दैट कि अगर m प्लस n माइनस वन ऑक्युपाइड सेल के बराबर नहीं आता तो ऑब्वियसली वहां पे डीजनरेसी जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है। यानी कि अगर आपके पास किसी भी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन अलोकेटेड पोजीशंस के बराबर नहीं होता, लेस देन आ जाते हैं m प्लस n माइनस वन, तो ऑब्वियसली वहां पे आपके पास डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज हो जाता है। अब जो डीजनरेसी है, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजनरेसी। डीजनरेसी या तो इनिशियल सोल्यूशन में होगी या तो डीजनरेसी इन इंटरमीडिएट सोल्यूशन में होगी। इनिशियल सोल्यूशन से मुराद ये है कि जो आपने इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन फाइंड किया है, चाहे वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो या वो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड हो, किसी भी प्रॉब्लम से आपने इनिशियल बेसिक सोल्यूशन बनाया है और इनिशियल बेसिक सोल्यूशन में ही जब आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं यानी कि ऑप्टिमम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि उस प्रॉब्लम में डीजनरेसी है। एक कंडीशन तो ये होगी आप वहीं पे डीजनरेसी को रिमूव कर लें। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं मिड में आके, कहीं बीच में आके वो ऑप्टिमल सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वहां पे कोई डीजनरेसी अराइज हो गई है तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जब डीजनरेसी को रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिजॉल्व डीजनरेसी एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी में एप्सिलॉन को एलोकेट करेंगे टू वन और मोर अनऑक्युपाइड नॉन बेसिक सेल्स। जो अनऑक्युपाइड हैं उनमें से आप किसी जगह पे एक एप्सिलॉन अपनी तरफ से एलोकेट कर देंगे जो कि बहुत छोटा नंबर होगा। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू असाइन अ जीरो वैल्यू टू इट। ये हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रॉब्लम को बैलेंस कर सकें, सॉल्वेबल बना सकें फॉर ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए। लेकिन जब आप एप्सिलॉन को एलोकेट करेंगे तो आप उस जगह पे एलोकेट करेंगे, ये बात याद रख लें कि जब भी आप एप्सिलॉन को एलोकेट करोगे तो उस जगह पे करेंगे जहाँ पे लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, यानी कि जहाँ पे लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वहाँ पर आप जो है वो एप्सिलॉन को एलोकेट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन और भी देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब आप एप्सिलॉन असाइन करेंगे, क्योंकि वो काम आप खुद करेंगे बाय योर ओन सेल्फ। अगर आप 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं तो पॉसिबल है हर स्टूडेंट अपनी मतलब तर्ज सोच से एप्सिलॉन असाइन करेगा। लेकिन जब आप एप्सिलॉन असाइन करेंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने उस जगह पे एप्सिलॉन को असाइन करना है जहां पे आपकी जो लूप्स बने वो डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट लूप्स बने। अब इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो इस तरह से होता है कि अगर आप एक बेसिक सेल से लूप बनाना स्टार्ट करें और सारे के सारे उसके जो एंड पॉइंट हो बेसिक टू बेसिक मूव करके आप वापस उस सेल पे पहुंच जाएं तो वो डिपेंडेंट सेल होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि एप्सिलॉन उस जगह पे प्लेस करें जहां पे प्लेस करने के बाद जो पोजीशंस हैं वो आपकी इंडिपेंडेंट रहें। तो एक चीज तो ये है। और उसके बाद डीजनरेसी जो है वो आप रिमूव करते हैं ड्यूरिंग सोल्यूशन स्टेजेस। अगर उसमें भी आप इसी तरह से एप्सिलॉन या वन और मोर रिसेंटली एप्सिलॉन असाइन कर देते हैं मोस्ट रिसेंटली वैकेटेड सेल्स, यानी कि जो लास्ट प्रीवियस स्टेप में आपने क्योंकि जब भी हम एक आइटरेशन चलाते हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तो आप क्या करते हैं, एक इंटरिंग वेरिएबल लेते हैं, एक लिविंग वेरिएबल लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, एक वेरिएबल को आप अनऑक्युपाइड कर देते हैं, उसके बदले दूसरा ऑक्युपाइड कर देते हैं। तो अगर कहीं बीच में आपके पास इस तरह का प्रोसीजर आ जाए कि अब आपका डीजनरेसी अराइज हो जाए तो आप क्या करें, जो रिसेंटली आपने जिस सेल को अनअलोकेटेड किया है आप उसको एप्सिलॉन असाइन कर दें दोबारा से अपनी तरफ से, ताकि वो फिर रिसेंटली वैकेटेड जो होगा, यानी कि जो रिसेंटली अभी आपने जिसको छोड़ा है, जिसकी आपने कॉस्ट खत्म करके किसी और को असाइन की है,
या एक्स आई जे की वैल्यू जो आपने दूसरे को असाइन की है, तो वहां पे आप जो है वो अपना एप्सिलॉन असाइन कर दें। तो ये तो थी थ्योरेटिकल डिस्कशन, ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था। लेकिन अब हम लोग प्रॉब्लम एक करते हैं स्टार्ट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। और आप लोगों ने अगर इससे पीछे वाले जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, आप लोगों ने वो सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए तो ऑब्वियसली आपके लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे होने वाले हैं। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर है उनको अच्छे से रिव्यू कर लिया होगा, और उसके बाद जो है हम आज का लेक्चर जो है वो ले रहे हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास जो है टोटल सप्लाई जो है और जो डिमांड जो है वो आपस में बराबर नहीं होती। यानी कि शुरू में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को करेंगे, इनिशियल बेसिक फीजेबल सोल्यूशन बनाएंगे, तो जो हमारी सप्लाई और जो डिमांड है वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो इस तरह से नहीं है, वो सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर नहीं हो, तो उन प्रॉब्लम्स को हम अनबैलेंस्ड कहते हैं। और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को हम बैलेंस्ड कर लेते हैं बाय एडिंग एक डमी कॉलम या डमी रो ऐड करके हम लोग उसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना आसान है। फॉर एग्जांपल अ कंपनी हैज 3 प्लांट्स एट अ लोकेशन ABC with a supply to warehouse located at D, E, F and G and H। यानी कि आपके पास एक कंपनी है जिसके पास 3 प्लांट्स हैं जहां से उनकी प्रोडक्ट्स आती हैं, और उनके वेयर हाउस स्टोर करते हैं लाइक EFGH। यानी कि 3 प्लांट्स हैं, 4 वेयर हाउसेज हैं। Monthly plant capacities are 800, 500, 900 respectively, and monthly warehouse requirements are 400, 400, 500, 400 and 800 units respectively। तो ये आपको यानी कि सप्लाई भी मिली हुई है, और जो डिमांड्स हैं, जो प्रॉपर वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी वेयर हाउसेज में, वो भी गिवन है। यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इन रुपीज में है, आर गिवन बिलो, डिटरमाइन एन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंपनी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये वाला प्रॉब्लम है जी हमारे पास। अगर आप इसको जो थ्योरी मैंने अभी आप लोगों के लिए पढ़ी, उसका जो टेबल है वो ये वाला है। यानी कि हर एक के लिए आपको कॉस्ट मिली है, आपके जो यहाँ पे जानी है, जो आपके प्लांट्स हैं ABC, आपके प्लांट्स हैं, वेयर हाउसेज हैं DEFGH, उनके आउटपुट्स आपको मिले हुए हैं। यानी कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो दोनों है वो आपको गिवन है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देखें कि 8 और 5 13, 13 और 9 कितने हुए, 13 और 7 20 और 2 22, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 4 25। तो ये बढ़ गए हैं, ये आपस में जो है वो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए इनको सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। या अगर आपको क्वेश्चन में मिला है कि आपने VAM को ही यूज करना है, तो फिर आपको ऑब्वियसली वो यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले ये प्रॉब्लम बैलेंस नहीं था, यहाँ पे था ABC और यहाँ पे D4 नहीं था। तो इसके टेबल में हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो ऐड किया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 00 उसकी कॉस्ट है, 00 उसकी जो है यहाँ पे आपके पास उसकी कॉस्ट आ गई। तो हमने इस प्रॉब्लम को जो है वो अब बैलेंस कर लिया है बाय एडिंग सम डमी रो। और डमी रो जब ऐड करेंगे आप, कॉलम रो जब ऐड करेंगे, तो D4 के लिए सारी वैल्यू 0 है। यानी कि आपने क्या किया है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया है इस तरह से, यानी कि जिसकी वैल्यूज यहाँ पे 0 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट जो कम पड़ रहा था वो कितना था, वो हमारा जो था वो 300 यहाँ पे कम था। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस कॉलम के सामने यहाँ पे 300 एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये एक्स्ट्रा। यानी कि ये पूरी की पूरी रो मैंने डमी ऐड की है। जितनी वैल्यू कम पड़ रही थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 300। यानी कि अगर आप अब टोटल करेंगे 8 5 13, 13 और 7 20, 22 और 3 25, 2500। और अगर आप इसको टोटल करेंगे 400, 400, 500, 400, 800, दैट इज इक्वल टू 25। तो ये है आपका मेथड के प्रॉब्लम को बैलेंस करना।
आपने अब प्रॉब्लम को बैलेंस कर लिया। अब इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन तो हम बाद में इसका फाइंड करते हैं। जो लूप्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो एप्सिलॉन नजर आ रहा है, ये बाद की कहानी है, ये बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैंने इस प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे किया। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो भी बता दें, अगर नहीं आया तो फिर भी बताएं, ताकि मैं इसको आपके लिए दोबारा से रिपीट कर दूं आगे बढ़ने से पहले। लेकिन ये जो लूप बनी है इसको फिलहाल छोड़ दें, एप्सिलॉन को फिलहाल छोड़ दें, ये अभी नहीं है, कि नेक्स्ट स्टेप का है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस करना आपको समझ में आया या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप। अगर नहीं आया तो भी पूछ लें कि क्या चीज समझ में नहीं आई, तो आगे मैं रिपीट कर दूं। यस बोलें, आपको आवाज आ रही है? सर रिपीट करें थोड़ा। हाँ, देखिए आपके पास ये जो प्रॉब्लम गिवन है, सिंपल ये जो प्रॉब्लम था, जो मैंने अभी आपके सामने टेबल को शो किया है, जो इनिशियल टेबल हमें मिला हुआ था, उसमें अगर आप देखें तो आपको कितनी रोज मिली हैं? 3 रोज और 4 कॉलम्स मिले हैं। और अगर हम इनकी, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम बैलेंस है। क्योंकि इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये कंडीशन होती है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस से मुराद ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो और जो आपकी कैपेसिटी है आपकी, दोनों आपस में बराबर हो। इन सिंपल वर्ड्स हम कह लेते हैं कि सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर हों। तो अगर हम इनको ऐड करें, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं 400, 400, 800, 500, 1300, 14, 400, 17 और 17 तो 800 ऐड करेंगे तो 2500, यानी कि इन सब का सम जो आ रहा है वो आ रहा है 2500 आपके पास। लेकिन जब आप इस कॉलम को ऐड करते हैं, 8 और 5 13 और 3 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 2200। स्क्रीन शो हो रही है बेटा? 13 स्क्रीन सबको शो हो रही है। तो 8 और 5 13 और 9 ये हो गया 2300, यानी कि 2300 में इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके कम पड़ रहे हैं, ये कॉलम में आपके पास कम है, रो में ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। 13 स्क्रीन शो हो रही है? 13 बेटा स्क्रीन शो। तो देखिए इस कॉलम का सम, यानी कि प्लांट कैपेसिटी का सम और रिक्वायरमेंट का जो सम है वो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम जो है वो नॉन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। सबसे पहले इसको हम बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस्ड करने के लिए क्या करेंगे? अगर कॉलम में कम है तो हम रो ऐड कर देंगे, अगर रो में कम है तो हम डमी कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में से आपका जो आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कर लेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है और जो प्लांट कैपेसिटी है वो कम है। इसका मतलब है अब हम एक रो ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, जिसके सारे कॉस्ट कोफिशिएंट 0 होंगे, लेकिन उसकी प्लांट कैपेसिटी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो जाए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया है, एक नई रो पूरी की पूरी ऐड कर दी है यहाँ पे, और इसको मैंने 300 वैल्यू असाइन किया है। ये 300 क्यों की है? क्योंकि इसका पहले सम 2200 आ रहा था, इसका 2500 आ रहा था। 300 ऐड करने से दोनों आपस में बैलेंस हो गए। अब ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बताएं आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस, क्लियर है? चले, अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई कि प्रॉब्लम को बैलेंस आपने कैसे करना है, यानी कि आपने बैलेंस करना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करना है ताकि सबसे पहले हम इसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर लें। तो इनिशियल बेसिक फीजिबल जब सॉल्यूशन आप इसका फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपने जो यहाँ पे टेबल आपको मिला हुआ है, ये वाला जो हमने बैलेंस किया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में आप V1 असाइन करते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 U1 U2 U3 U4। जितने भी हमारे नॉन बेसिक सेल्स होते हैं उन सब के लिए हम लोग लूप्स बनाते हैं। तो जब आप लूप्स बनाएंगे तो आप ऑब्वियसली आपके पास इसकी लूप्स बनेगी। इनिशियल जो आपका सोल्यूशन है वो आपको फाइंड करना आ रहा है, वो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम लोग वो सीख चुके हैं।
जब आप इनिशियल सॉल्यूशन इसका बना लेंगे तो हम फेज 2 पे अप्लाई करते हैं यूवी मेथड टू गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यूवी यानी कि मोदी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन आई होप कि आप लोग कर लेंगे। लेट मी नो कि अगर आपने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है तो किस तरह से आप इसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे। वोगल्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं? यस 1-3 है क्लास में। यस 1-3 वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं हम लोग? यस और किसी ने पढ़ा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन को? 4-3 आपने पढ़ा है? जी सर। हाँ तो थोड़ा प्रोसीजर बताएं कि आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में किस तरह से जो है वो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। सर उसमें फाइंड करते हैं तो हमारी लार्जेस्ट पेनल्टी होती है, उसके थ्रू हम उनको एलोकेशन फाइंड करते हैं। देन फिर वही वाला प्रोसीजर हम लोग कॉर्नर सेल मेथड में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन की अगर हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। अगर आपके पास आगे देखना चाह रहे हैं तो मैं चलें वोगल्स अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो दोबारा से क्लियर हो जाएं और हम आगे बढ़ सकें। तो ये देखें, ये आप लोग जो है वो स्टडी नहीं कर रहे, हालांकि मैंने ये काफ़ी दिन पहले की ये क्लासेस अपलोड की हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग जो है वो सीरियस नहीं ले रहे। मिड के बाद आप लोगों की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलें वोगल्स अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। और अगर आपने वोगल नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है आपने मोदी मेथड को भी नहीं देखा होगा, तो फिर आज का लेक्चर आप कैसे समझेंगे? ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया फॉर द डे कि अगर आपने मोदी मेथड और ये दोनों नहीं पढ़े तो आप किस तरह से जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। पर चले मैं आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर है वो दोबारा से रिपीट करा देता हूँ कि इसमें आप किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। तो रिपीट कर लेते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सा जल्दी से। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में जो आप सिस्टम होता है आपके पास, आप कॉलम पेनाल्टी फाइंड करते हैं, रो पेनाल्टी फाइंड करते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें से जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको चूज़ करते हैं, फिर उनमें से आप उनको जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जो है वो अलाट करते हैं। तो चलें वोगल्स अप्रोक्सीमेशन को देख लेते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आपने वैसे तो नहीं पढ़ना, चलें आप ऐसे ही पढ़ लें। तो ये है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड भी इसको कहते हैं, जो कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के लिए यूज हो रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पेनाल्टीज को फाइंड करते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड हर रो में और हर कॉलम में हम दो नंबर स्मॉलेस्ट चूज करेंगे, एक सबसे छोटा एक उससे थोड़ा सा बड़ा। कॉलम में भी करेंगे, रो में भी करेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग पेनाल्टीज को असाइन कर देंगे। उसके बाद हम लोग लार्जेस्ट डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस, रो में लार्जेस्ट या कॉलम डिफरेंस जिसमें भी होगा, या तो रो में डिफरेंस लार्जर होगा या कॉलम में होगा, दोनों में से जो भी होगा हम चूज करेंगे उसको। अगर टाई होगा तो आपकी मर्जी है, या तो रो चूज कर लें या कॉलम चूज कर लें। और तीसरे स्टेप में हम अलोकेट करेंगे एज मच एज पॉसिबल इन द लोएस्ट कॉस्ट सेल ऑफ द रो और कॉलम व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप जो है स्टेप नंबर 2 से जो आपको डिफरेंस मिला है, द लार्जेस्ट रो डिफरेंस आर द डिफरेंस कॉलम, जो भी आपको लार्जेस्ट डिफरेंस जिस कॉलम में या जिस रो में मिला है उसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप अलोकेट करेंगे एज मच एज पॉसिबल लोएस्ट कॉस्ट सेल रो और कॉलम व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 4 में इन केस ऑफ द एलोकेशन मेड इज फुली टू रो और कॉलम क्रॉस आउट, जो जिस रो में या जिस कॉलम में आपकी जो आप कंप्लीट अलोकेशन
कर चुके होंगे उस कॉलम को या उस रो को आप क्रॉस कर देंगे, और ये जो स्टेप है आप बार बार रिपीट करते जाएंगे जब तक आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल है वो कंप्लीट जो है सारे का सारा क्रॉस आउट ना हो जाए। तो चलें अब गौर से सुन लें, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको ये जो टेबल गिवन है, ये वाला टेबल जो है ये आपको प्रॉब्लम मिला हुआ है। सबसे पहले जब भी आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आप चेक करेंगे कि क्या जो आपका जो प्रॉब्लम है वो आइदर वो बैलेंस्ड है या नॉन बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड होगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर नॉन बैलेंस होगा तो अभी अभी हमने सीखा कि उसको हम बैलेंस करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम इनिशियली है तो ये बैलेंस होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस चेक करने के लिए सप्लाई और डिमांड बराबर होनी चाहिए। ऐड कर दें 25 और 30 55, 65 75 और 30 105, यानी कि इस कॉलम का सम 105 आ रहा है। अगर आप इस कॉलम रो को ऐड करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू ऐड दिस रो यू विल गेट 40 plus 30 that is 70, 70 plus 10 that is 80 plus 25 that is 105. This means this problem is a balanced transportation problem. So now we can move with Vogel's approximation method to find its initial basic feasible solution. Step number 1 में आपने sum of AI you have calculated the sum of AIs and sum of BIs and they are equal, means sum of AIs and BIs are equal. It means the transportation problem is balanced and we can move for Vogel's approximation method to find the initial basic feasible solution. So in the step number 1 for Vogel's approximation, you have to choose the smallest number in a row, least smallest and then other smallest. For example, in this row, in the first row, for example, we have 2 as a smallest number and other smallest number rather than 2 is 3. So we have to choose 2 smallest numbers in a row and then we have to subtract them accordingly. For example, we have 2 smallest number 2 and 3. I am going to subtract 2 from 3 and I will get as a 1. This is what we call row penalty. Similarly, from the second row we have to choose 2 least minimum numbers, that is 2, and same way that is equals to 5, and we have to subtract 2 from 5, that is equals to 2. This is again called second row penalty. Similarly, we have to move for third row, and in third row we have 2 minimum numbers 5 and 7. Subtract 5 from 7, you get 2. And similarly, from fourth row we have 13 and 8 as a minimum numbers. We have 2 minimum numbers, that is 8 and 13, and obviously we have to subtract 8 from 13, yes, and we have 5 as the row penalties. So far we have computed all the row penalties. Now we are doing same thing. Yes. सर रो 2 में 2 minus 5 is equal to 3 बचना ना? Yes. यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सेट कर दें, ये 3 बचेगा। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे 3 होगा। इसको आप जो है अपने हैंडआउट्स में सेट करें। सर Sorry, not 2 and 4 क्या है। सर 4 sorry, there is a 4. Thank you very much for correction. 4 minus 2, that is equals to 2. It is okay. I'm sorry for that. That is basically 4 we have. So 4 minus 2 is equal to 2. So minimum number is 4. And same way we have did all that row penalties. Now we are moving towards the columns and we will apply all the same steps to every column. So in column number 1 we have 2 minimum numbers 5 and 10. 10 minus 5, that is equals to 5. And in second column we have 5 and 2. 5 minus 2, that is equals to 3. And in third column we have 3 and 13, that is equals to 10. Column number 4 we have 2 and 7, and that is equals to 5. And similarly in fifth column we have 4 and 8, and we have 4 as a column penalty. So we have now column penalties as well as we have row penalties. So now what we have to do next we have to choose the maximum penalty either from rows or columns. So next task is to choose maximum penalty. So in this row, in this column, row penalties we have 1 2 2 and 5, and in column penalties we have 5 3 10 5 and 4. Obviously 10 is greater than all the numbers, so we are going to choose as a 10 maximum penalty and marking it with star, and this star is for your own understanding.
This shows that the maximum penalty in column 3. I hope you are getting me. So first step is completed. Now we are moving toward the second step. In the first step, we have selected the row penalty, that is row or column, either row or column, but here we have column penalty, but maybe any of them. Sometime you have row is a maximum penalty. So now we have chosen as a column penalty, that is 10 is the maximum penalty. So in step number 3, what we are going to do, basically we are going to choose a lowest cost corresponding to the largest penalty and assigning that number. For example, in this column, what is the lowest cost we have? The largest penalty, yes, 3. And what we are going to do, basically we are going to assign it, allocate it like this way. So this is 3 basically, and what we are going to do here, let's have a look. Lowest cost corresponding to largest penalty is 3. Obviously you can see that from the table that it is 3. First of all, I'm going to remove all that yellow colors. Let me remove them to make it more clear. I'm sorry. Let me erase all that things so that we can do it in a more better fashion. Just arrived on Vogel's approximation. That was just cost, and this is again we are at Vogel's approximation. So in the second step, let me erase these all that things. Delete, 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 and delete. I'm going to erase all that things. So now in the second step, the lowest cost corresponding to the largest penalty is 3. Obviously you can see here, this is our highest penalty in this column, and we're going to choose the lowest cost. So this is the lowest cost in this column. Okay, and then what we're going to do, and minimum of 30 and 25 is equal to 25, and we have to choose the minimum value from the supply and the demand, and we have, this is our supply and this is our demand, that is 30 and 25, and minimum is obviously 25. So it means we are, what we are going to do, basically we are going to assign 25 as our allocation to this cell. Here we am going to assign 25, and 25 minus 25, it means this term will goes to 0, and 30 minus 25, that is equals to 5. So let's have a look on other table. Here you can see that because we have minimum as a 25 and 30, that is 25, and 25 is assigned to the minimum cost. So that is, here we have assigned allocated 25. So 25 minus this 25, this is equals to 0, and this is equals to 30 minus 25 is equals to 5. So this means now we are going to cross this line because there is no more demand. So this line is now crossed because we have allocated all that we have available stuff in this line. So now it is going to be crossed. So it is crossed now. So same way you have to compute again. आप यहाँ से देखें कि next step में यहाँ पे row 1 जो है वो खत्म कर दी, क्योंकि उसमें यहाँ पे आपको row 1 में 0 मिल गया. Same way you can apply all that procedure one by one. Again you have to choose the row penalties and column penalties, and you have to select the smallest number and in other smallest number, subtract them and do it again. Again we have the maximum column penalty, that is again 10, and you have to apply the same procedure, same steps that we have applied in the first step.
and then at the end you have a solution like allocated cells and all that stuff. In the last we have this is as a solution, and these are the basically number of allocated cells. This is allocated cell, this is allocated cell in the table, this is allocated cell in the table, this is allocated cell in the table, again allocated. So we have 1 2 3 4 5 and 6 allocated cells. I hope के आपको जो है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आई होगी. अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम वापस अपने प्रॉब्लम पे मूव करेंगे. अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी सर थी बीच में कॉलम में. इन्फिनिटी वो इसलिए है कि उसकी जो उनको कॉस्ट है वो पता नहीं है, एग्जैक्ट कॉस्ट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. उस जगह पे अगर वो फ्रॉम फॉर एग्जांपल अगर वो एक जगह से उस जगह पे शिपिंग करते हैं कोई चीज़, तो उसकी जो कॉस्ट है वो अननोन है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है या उनको नोन नहीं है. दैट्स व्हाई दे प्लेस्ड इन्फिनिटी ओवर देयर. अच्छा सर, किसी भी कॉलम में नेगेटिव तो सर नहीं आ सकती, मींस के जो स्मॉलेस्ट नंबर है और उससे स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें नेगेटिव आ जाए कोई भी नंबर? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. देखिए अगर आप कोई शिपिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, सो मे बी आपकी कॉस्ट जो है वो जीरो होगी, यानी कि आपका कोई खर्चा नहीं आया. लाइक आपकी जो कंपनी भी वहीं पे है, आपका वेयर हाउस भी वहीं पे है, तो आप वहीं से चीज़ें बना के वहीं से स्टोर करके भेज रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव अ जीरो कॉस्ट फॉर शिपिंग. इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर थिंकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. Means we have to shift goods, some stuff from one place to another place, and that is basically the transportation problem. So अगर आप किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कोई भी चीज़ आप भेजेंगे, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़रूर होगा. ज़ीरो यानी कि समझ में नहीं आता. लाइक अगर कोई मशीन आउटपुट दे रही है तो वहाँ से जो मजदूर उठा के वो अगर बाय हैंड ही उसको प्लेस करेगा तो वो भी अपनी जो लेबर है वो चार्ज करेगा कि मैंने ये चीज़ें वहाँ से ट्रांसपोर्ट की हैं. So it is not possible that you have sometime a negative transportation cost. No, you can never have this kind of situation, and maybe sometime it is equal to zero, but I don't think so. That is again possible. The transportation cost is zero for something. It's not happening, I think. So I hope कि आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा. स्क्रीन पॉज है सर, स्क्रीन पॉज है. स्क्रीन क्यों पॉज है भाई? स्क्रीन शो हो रही है. स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ, मेरे पास तो शो हो रही है. आई एम यूजिंग 2 or 3 डिवाइसेस एट द मेन टाइम फॉर द लेक्चर. और एक डिवाइस पे आपकी चैट मॉनिटर हो रही होती है, एक डिवाइस पे आपकी स्क्रीन मॉनिटर हो रही होती है, ताकि पता चले कि आपको जो चीज़ें हैं वो शो हो रही हैं. मेरे पास दोनों डिवाइसेस पे एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली. तो ऑब्वियसली बेटा आपके इंटरनेट में इशू होगा. रीज्वाइन कर लें, क्लास छोड़ के दोबारा ज्वाइन करें, प्रॉबेबली आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा. तो जी अब बताएं, मैं आगे बढ़ूं, सोल्यूशन करूं. अब ये वाला जो प्रॉब्लम आपका हो गया कि आपने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करना है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखना था कि डीजनरेसी को कैसे रिमूव करें. तो यस सर नो बोले तो मैं आगे बढ़ूं. अनम्यूट कर लें माइक, कोई मसला नहीं है. आई अलाउड यू टू अनम्यूट. जी सर, रखते भले. हेलो सर. हाँ मुजफ्फर, तू किथे हुए? सवेर में सवाल पे पूछा, चुप गए बैठो ही. सर मूं वटि नेटवर्क जो इशू आहे, मां उन करे ॻाल्हि तव्हां लफ़्ज़ कोन ॿुधमि सर. बारिश खां पोइ नेटवर्क जो इशू आहे की. तो बाबा काॾे को भलो ॾिस न, को शहर ॿाहिरि मूव कर. बाक़ी आहिनि 2-3 ॾींहं. सर बस संडे खां पोइ प्रोग्राम आहे नवाब शाह, तो ही लेक्चर भी ॿुधां पियो, बिल्कुलु माना नेटवर्क कोन्हे. ठीकु आहे, बेहतर आहे पुट. चलो हाणे असां हलूं था पंहिंजे प्रॉब्लम ॾे बैक. आई होप कि तव्हांखे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जेको आहे उहो क्लियर थी वियो. हाणे कोशिशि कयूं था अॼु के लेक्चर में जेको आहे असां पूरो करे छॾियूं, छो त जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं नमाज़ जो टाइम बि नियर अबाउट 12:30 थी विया आहिनि. ऐं हलो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम खे डिस्कस कयूं था जल्दी सां. कोशिशि कयूं था अॼु के लेक्चर में ही कवर थी वञे टॉपिक. जेकर नथो थिए त ऑब्वियसली वरी दुबारा सां हिनखे करणो पवंदो, छो त इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आहिनि इहे. ऐं चलो जी,
सो हाणे असांखे छा करिणो आहे नेक्स्ट में, हाणे तव्हांखे सम्झ में अची वियो त असां पहिरियां प्रॉब्लम खे हिते बैलेंस कयोसीं ऐं बैलेंस करण खां पोइ असां हिन जा नंबर ऑफ एलोकेशंस, हाणे तव्हां जेके ही तव्हांजे साम्हूं स्क्रीन शो थी वई आहे, आई होप मुंहिंजे स्क्रीन ते इहा शो थी वई आहे ऐं तव्हां वटि बि शो थी वई हूंदी, यस तव्हांजी स्क्रीन ते बि स्क्रीन अची वई आहे। त जेके ही लूप थियल आहिनि या ही जेको एप्सिलॉन अप्लाई थियल आहे, फ़िलहाल तव्हां इनखे निगलेक्ट करे छॾियो, यानी कि सम्झो त इहो एप्सिलॉन हिते कोन्हे को ऐं इहा जेका लूप आहे इहा बि हिते कान्हे का। ओके, छो जो मां तव्हांखे ॿुधायां थो इहे शयूं आयूं किथां। हाणे सभिनी खां पहिरियां जॾहिं तव्हां वटि इनिशियल बेसिक फीज़ेबल सोल्यूशन आयो आहे त तव्हां वटि अलोकेटेड पोजीशन ॾिसो कहिड़ा आहिनि। जीअं तव्हांखे टेबल मिलंदो फॉर एग्जांपल पेपर में, त हू टेबल कीअं मिलंदो, ही ॾिसो 400 ऐं 4 हिकिड़ी एलोकेटेड पॉइंट, 506 सेकंड एलोकेटेड पॉइंट ऐं उन खां अलावा जेको आहे तव्हां ही एलोकेटेड पॉइंट आहे, ही एलोकेटेड पॉइंट आहे तव्हांजी, उन खां अलावा ही एलोकेटेड पॉइंट आहे ऐं ही एलोकेटेड कोन्हे का, ही एलोकेटेड पॉइंट आहे। त हाणे तव्हां काउंट कयो त हाउ मेनी एलोकेटेड पॉइंट्स वी हैव। सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 एलोकेटेड पॉइंट्स, यानी कि जॾहिं तव्हां इनिशियल बेसिक फीज़ेबल सोल्यूशन वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मां कढी ईंदो त तव्हांखे ही सोल्यूशन मिलंदा जिते जेके मां येलो कया आहिनि, मतलब एलोकेटेड पॉइंट्स इहे हूंदा। हाणे असांखे चेक करिणो आहे त छा इहो जेको मेथड आहे बैलेंस प्रॉब्लम आहे, यानी कि छा हिन जो ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट कंदो। तो मतलब वी हैव टू चेक m + n - 1 घणा रोज आहिनि असां वटि 1 2 3 4 रोज, घणा कॉलम 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स, 4 + 5 + 4 7 allocated 7 9 6 आया 7, सॉरी थैंक यू फॉर करेक्शन, 7 allocated points आहिनि। त तव्हां चेक कयो 7 9 - 1 दैट इज इक्वल्स टू घणा थिया 8। छो त जना तव्हां m कंदो मतलब 4 रोज 5 कॉलम्स, 5 ऐं 5 ऐं 4 9 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 8 ऐं allocated सेल घणा आहिनि 7। सो here we have some problem. It means this transportation problem produce degeneracy जो concept arise थी हो 8 is not equal to 7, is it okay or not, say yes or no। yes बोले, वॉइस में बोले, not in message, you can unmute your mic, say yes or no। यस सर। yes यस गुड, बोले बाबा पैकेज तो आपने वैसे ही किया हुआ है, उसमें आपका कौन सा खर्चा आ रहा है बोलने में, तो बोले। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका डीजेनरेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज हो गया है और डीजेनरेसी को अब रिमूव करना है। अब माइक म्यूट भी तो कर लेना, जल्दी से बोल लिया बस हो गई। तो चले बेटा, अब डीजेनरेसी के प्रॉब्लम को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमने ये तरीका सीखा था कि अगर इनिशियल बेसिक फीजेबल सोल्यूशन में आपके पास डीजेनरेसी आ गई है तो आपने क्या करना है, आपने एप्सिलॉन जो है वो किसी ऐसे कॉस्ट को अलाउंस अलोकेट करना है जो पूरे टेबल में मिनिमम हो। यहां तक नोट्स में लिखा हुआ है क्लियरली, लेकिन मैंने आपको कहा कि ख्याल रखना कहीं लोएस्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लोग जो एप्सिलॉन असाइन करें वो ऐसी जगह पे असाइन कर बैठें कि आपकी जो लूप बनेगी वो डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये येलो कलर को रिमूव कर रहा हूं ताकि मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन और डिटेल के साथ कर सकूं कि एप्सिलॉन कैसे रखा है और इसी प्लेस पे क्यों रखा है। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में जरूर मजा आ रहा होगा लेक्चर सुनने में और अच्छा लग रहा होगा कि ये लेक्चर कैसे चल रहा है, अल्लाह के आसरे पे लेक्चर चल रहा है। तो सबसे पहले हम जो अलोकेटेड सेल्स हैं उनको छोड़ के जो अनअलोकेटेड सेल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट जो है वो 5 है, यहाँ पे आपके पास 8 है, यहाँ पे 6 आपको मिल जाता है, 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे ये 0 0 आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। इसमें हम लोग इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि अगर हम इसमें रख देते हैं तो इसमें आप लोगों को ऑलरेडी जो है, या मैं चलें अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके तो ऑलरेडी कॉस्ट 0 है क्योंकि ये डमी कॉलम हमने ऐड किया है,
तो डमी कॉलम पे तो हम लोग वर्कआउट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो है जो डमी कॉलम्स हैं, तो डमी कॉलम्स में हम लोग जो है वो आपका एप्सिलॉन ऐड नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चलें लोएस्ट कॉस्ट जो है यहाँ पर भी 5 है, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी 5 है जहाँ पे एप्सिलॉन को अलोकेट किया है, और यहाँ पे भी 5 है। दो जगह पे आपको मिनिमम कॉस्ट नजर आ रही है 5। तो मैं अगर यहाँ पे अलोकेट करूं, यानी कि इस नोट्सों में यहाँ पे अलोकेटेड हुआ है, ओके है, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे एप्सिलॉन फॉर एग्जांपल जो मैं येलो कर रहा हूँ, आप इसको एप्सिलॉन समझ लें, इस कॉलम को आप जो मैंने अभी किया है, यानी कि D1 वाला जो कॉलम है, D1 A1 कामा D1 की जो पोजीशन है, वहां पे मैंने क्यों अलोकेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो अलोकेट किया है वो आपने इस जगह पे किया है जहां पे आपको ऑलरेडी अलोकेटेड आपको, अब आपके पास डॉट शो हो रहा होगा जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यानी कि A1 और D1 वाला जो कॉलम का पहला एलिमेंट है वो 5 है। तो यहां पर हम लोगों ने एप्सिलॉन क्यों अलोकेट नहीं किया? कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर भी कॉस्ट 5 है और जहां पे एप्सिलॉन अलोकेट है वहां पे भी 5 है, तो हमने इस पोजीशन पे एप्सिलॉन को अलोकेट क्यों नहीं किया? जी सर डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली यही मैं कहना चाह रहा था। देखिए अगर आप इस जगह पे जहां पे मैंने अभी निशान लगाया, अगर आप यहाँ पे अलोकेट करेंगे तो मैं अलोकेट सेल से अलोकेट सेल पे मूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एप्सिलॉन यहाँ पे अलोकेट कर देता और यहाँ से ऐसे मूव करता, तो देखिए एंड आ गया अलोकेटेड सेल में। फिर इसके बाद आप दोबारा से यहाँ से मूव करते, नहीं आ रहा, आपका पोजिशन इंडिपेंडेंट है, आप कैसे इसको डिपेंडेंट पोजिशन बना सकते हैं? इंडिपेंडेंट पोजिशन आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि ये तो अगर यहाँ पे अलोकेट करता तो एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं होता, तो ये भी इंडिपेंडेंट पोजीशंस होती। ये वाली पोजीशन पे भी आप एप्सिलॉन को एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लूप इंडिपेंडेंट ही होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, सॉरी इंडिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट नहीं होगी। तो क्वेश्चन मसला ये था कि यहाँ पे टाई हो रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है तो आप दोनों में से किसी भी एक प्लेस पे एप्सिलॉन को अलाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने चले इस नोट्सों में सॉल्व है तो इस जगह पे एक अलोकेशन और दे दी जो कि ऑलरेडी नोट्सों में गिवन है आपको। तो चलें ये मसला आपका हल हुआ कि आपने एप्सिलॉन लगा देना है, लेकिन आपने एप्सिलॉन लगाना इस जगह पे है कि आपकी जो सेल्स की पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट रहे। यानी कि अगर आप किसी भी बेसिक सेल से स्टार्ट करें तो उस बेसिक सेल में कहीं से भी घूम के वापस ना आ सकें, लेकिन उसका जो मूविंग पॉइंट होगा वो बेसिक टू बेसिक मूव करेगा, नॉन बेसिक पे नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं मुझे यहाँ से स्टार्ट करके फिर वापस आऊं, यहाँ से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक पे गया, फिर इस बेसिक पे आ गया, यहाँ से इस बेसिक पे आ गया, तो देखिए यहाँ पे वापस नहीं जा पा रहा, बेसिक टू बेसिक मूव नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है ये पोजिशन जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट पोजिशन है। तो अब आपने एप्सिलॉन को असाइन कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि क्या आपको समझ में आया कि हम लोगों ने इसी प्लेस पे एप्सिलॉन क्यों असाइन किया? क्योंकि यहाँ पे दोनों 5 दो पोजीशंस ऐसी थी जो लोएस्ट कॉस्ट थी, यानी कि 5 और 5 0 के अलावा। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे एप्सिलॉन को अलोकेट कर सकते हैं, चाहे आप उस 5 को कर लें या इस 5 को कर लें। जब आपने एप्सिलॉन अलोकेट कर दिया तो अब आपके पास जो अलोकेटेड पोजीशंस हैं वो बराबर हो जाएंगी आपके m+n-1 के। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस हो गया। ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करने का तरीका। अब हमने अप्लाई करना है यूवी मेथड यानी कि मोदी मेथड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले असाइन करते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और कॉलम के लिए कर लेते हैं, रो के लिए कर लेते हैं U1, U2, U3, U4। ये प्रोसीजर आप सीख चुके हैं मोदी मेथड में। उसके बाद हम सबसे पहले जितने भी नॉन बेसिक सेल्स हैं उन सब की लूप्स बनाएंगे। जिस तरह से अब ये नॉन बेसिक सेल है A11 और यानी कि 1 आपका नॉन बेसिक है, 1 आपका नॉन बेसिक है, 1 आपका नॉन बेसिक है, 2 आपका नॉन बेसिक है, 2 आपका नॉन बेसिक है। इन सब के लिए हम लोग लूप्स बनाएंगे। तो ये देखें, ये निचले स्टेप में हम लोगों ने U1 + V3 जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए हमने इसकी लूप्स बनाई। इनिशियली हम लोग या तो U1 = 0 लेते हैं या V1 = 0 लेते हैं। तो यहाँ पे हम U1 = 0 ले रहे हैं, तो आपके पास
v और v सब की जो है वो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, u1 v1 v3 जो कि हमने इस टेबल पे यहाँ पे साइडों पे लिखी हुई हैं कि v1 इज इक्वल टू 2, v2 इज इक्वल टू 3, v2 इज इक्वल टू 6, v4 और v5 और u1 u2 u3 की भी वैल्यूज मिल गई। उसके बाद अगर हम लोग चेक करते हैं कि मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो किस लूप पे बना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो आपकी जो बनती है क्या कहते हैं मल्टी वेरिएबल्स जो आपके बनते हैं, यानी कि जो आपने u और v को फाइंड किया, उसके बाद आप चेक करते हैं कि आपके पास स्टेप नंबर 3 में पेनाल्टीज फॉर नॉन बेसिक अनऑक्युपाइड सेल्स यूजिंग द फार्मूला, तो आप उनकी पेनाल्टीज चेक करते हैं। पेनाल्टीज हम लोग कैसे चेक करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है ui प्लस vi माइनस cij फॉर अनऑक्युपाइड सेल, नॉन बेसिक सेल्स के लिए। अगर उनमें से एक भी पॉजिटिव आ जाए तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, अगर सारे पॉजिटिव आ जाएं तो स्टॉप हो जाते हैं, और अगर उनमें से कोई नेगेटिव है तो हम उसको उसका जो है चूज कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंस ऑल पेनल्टीज आर नॉट नेगेटिव सो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, हेंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज 2। यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो आपकी 2 है। उसके बाद हम इस पे क्लोज लूप बनाएंगे। क्लोज लूप बनाने के बाद सेम प्रोसीजर यूवी मेथड वाला प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम लोग यूवी मेथड में सीख चुके हैं, और इन द लास्ट ये जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एप्सिलॉन अप्लाई किया था, ये इन द एंड आपका जो फाइनल सोल्यूशन होगा उसमें ये एप्सिलॉन जो है वो ऑटोमेटिकली ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये ओमिट हो जाएगा खुद ब खुद जब आप ये सारे प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे। तो अब यूवी वाला मेथड जो है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये सिखाना था कि आपने एप्सिलॉन जो है वो कहाँ पे प्लेस करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यूवी मेथड को आप खुद अप्लाई कीजिएगा, अगर तो ये आप कर पाएँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोशिश करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। अब अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से क्वेश्चन सेक्शन में आ जाएं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आज के लिए ये लेक्चर इतना काफ़ी है। तो अब यू कैन रेज योर हैंड वन बाय वन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू आस्क सम क्वेश्चंस।